Hello guys, today we are starting with DNA polymerases. जैसे कि पिछली वाली सीरीज़ में हमने देखा कि यूकैरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में कैसे रेप्लिकेशन होता है डीएनए का। अब ये वाला जो लेक्चर होगा आज का, उसमें हम डिस्कस करेंगे डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज ये एक कॉमन टर्म है, एक ग्रुप टर्म है। इसमें बहुत सारे टाइप्स प्रेजेंट होते हैं पॉलीमरेजेस के। सबसे पहले हम देखेंगे कि डीएनए पॉलीमरेज क्या है। तो डीएनए पॉलीमरेज ये एंजाइम्स है, वो क्या करते हैं, डीएनटीपीज जो न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं उनको एक दूसरे के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से कनेक्ट करते हैं। और जब ये न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तब सिंथेसिस होता है डीएनए। तो डीएनए पॉलीमर फॉर्म करने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स लगेंगे और न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करने के लिए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड लगेगा। तो ये सब जो काम है डीएनटीपीज को अटैच करने का, वो सब करते हैं डीएनए पॉलीमरेज। ये मेजरली दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एक टेम्पलेट डिपेंडेंट और एक टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। जो टेम्पलेट डिपेंडेंट होगा उसमें हमें टेम्पलेट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो टेम्पलेट को कॉपी करके जो दूसरा डीएनए या फिर डॉटर डीएनए बनेगा, डॉटर स्ट्रैंड बनेगा, तो वो सब हम बोलेंगे टेम्पलेट डिपेंडेंट, ठीक है। इसके लिए हमें टेम्पलेट रिक्वायर्ड होगा। ऑल डीएनए पॉलीमरेजेस आर टेम्पलेट डिपेंडेंट बट देयर आर सम एक्सेप्शन, दैट इज टीडीटी, टर्मिनल डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटिडिल ट्रांसफरेज, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट में होगा, टेम्पलेट डिपेंडेंट में नहीं होगा, ठीक है। ये तो हो गए मेजर टाइप्स। उसके बाद आएगा उसके बाद हम पहले पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आज के लेक्चर में हम बस प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज ही पढ़ेंगे। तो ये जो डिस्कवरी थी आर्थर कॉर्नबर्ग, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है मेरे से, KORNBERG। तो ये आर्थर कॉर्नबर्ग ने क्या किया, ई कोलाई से डीएनए पॉलीमरेज 1 आइसोलेट किया। अब ये जो पॉलीमरेज 1 नाम जो दिया है, इट्स बिकॉज इट इज़ आइसोलेटेड फर्स्ट, ठीक है। ये पहले आइसोलेट हुआ था इसलिए उन्होंने उनको नाम दिया डीएनए पॉलीमरेज 1। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है उसको कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहते हैं, क्योंकि उनकी डिस्कवरी जो थी वो किससे हुई थी, आर्थर कॉर्नबर्ग से, ठीक है। अब इसके पीछे, ये डिस्कवरी के पीछे एक एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने क्या किया, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स लिए, उसमें ये जो एंजाइम था पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 1, वो ऐड किया। फिर उन्होंने देखा कि डीएनए तो मल्टीप्लाई ही नहीं हो रहा, रेप्लिकेट ही नहीं हो रहा। फिर उन्होंने उसमें टेम्पलेट ऐड किया एंड देन ही ऑब्जर्व कि जब टेम्पलेट ऐड करेंगे तब हम डीएनए को रेप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, कंक्लूड कि डीएनए पॉलीमरेज 1 इज टेम्पलेट डिपेंडेंट। उसके लिए हमें टेम्पलेट चाहिए, ठीक है। अगर टेम्पलेट नहीं होगा तो ये वर्क नहीं करेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि डीएनए पॉलीमरेज का टिपिकल स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। तो ये देखो, ये है हमारा डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब इसमें 3 डोमेन्स होते हैं, एक फिंगर डोमेन, एक पाम डोमेन और एक थंब डोमेन। ये तीनों के अलग अलग फंक्शंस है, वी विल डिस्कस वन बाय वन। तो ये जो फिंगर डोमेन है इसका काम क्या रहता है, जो सबस्ट्रेट रहता है हमारा, जो डीएनटीपीज रहते हैं उनको एक दूसरे की ओर पुश करना, ठीक है, ताकि न्यूक्लियोटाइड्स में एंजाइम्स आकर बॉन्ड बना सके, ये जो है पाम डोमेन वर्क कर सके, ठीक है। देन इट स्टेबलाइजेस डीएनटीपीज। उसके बाद ये क्या करता है, इट मेक श्योर्स कि डीएनटीपीज आर प्लेस्ड वेल, क्योंकि रिएक्शन होने के लिए उनका प्लेसमेंट करेक्ट होना चाहिए। तो ये सब ध्यान ये फिंगर डोमेन का होता है। उसके बाद आता है पाम डोमेन। अब ये जो पाम डोमेन है ये कैटालाइटिक डोमेन है, जो एक्चुअल प्रोसेस होगा, जो एक्चुअल प्रोसेस में हेल्प करेगा, वो किसका काम है, हेल्प करना पाम डोमेन का। अब पाम डोमेन का काम क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड्स को सिलेक्ट करता है, ठीक है। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है इसके पास। उसके बाद मिसमैच रिपेयर सिस्टम भी इसका वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से, ये पाम डोमेन की वजह से जो भी हमारा न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा उसमें कम से कम मिस्टेक्स होगी, ठीक है।
और ये किसकी वजह से पॉसिबल है? डीएनए पॉलीमरेज की पाम डोमेन की वजह से। अब न्यूक्लियोटाइड्स को सिलेक्ट करना मतलब अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट उसको न्यूक्लियोटाइड सिलेक्ट करने हैं। अगर टेम्पलेट में डॉटर टेम्पलेट में ए है तो हमें नेक्स्ट वाला जो जनरेशन का जो टेम्पलेट होगा उसमें टी ऐड करना है। तो ये काम किसका है? पाम डोमेन का। उसके बाद प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी मतलब न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते करते अगर डीएनए पॉलीमरेज आगे चला गया और उसको कुछ मिस्टेक लगा कि पीछे वाले न्यूक्लियोटाइड्स में कुछ मिस्टेक है, तो ये पीछे आकर वो न्यूक्लियोटाइड को चेंज करके फिर आगे बढ़ता है। इसको हम बोलेंगे प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। ठीक है, इन सब की वजह से ये प्रोसेस बहुत एक्यूरेट है, काफ़ी एक्यूरेट है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट डोमेन विच इज़ थंब डोमेन। अब ये थंब डोमेन का काम क्या है? टेम्पलेट को और जो न्यूली सिंथेसाइज हुआ जो डीएनए स्ट्रैंड है उन दोनों को टुगेदर होल्ड करना, एक साथ जोड़ के रखना। ठीक है, अब ये और एक चीज़ क्या करता है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होगा उसको 90 डिग्री से इस तरह से बेंड कर देगा। ठीक है, अब ऐसे 90 डिग्री से बेंड किया तो आने वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा, जस्ट वन न्यूक्लियोटाइड, बस एक ही न्यूक्लियोटाइड एक्टिव साइट में मौजूद होगा। ठीक है, ये किसकी वजह से? थंब डोमेन की वजह से। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेजेस। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज मेजरली 5 क्लासेस में डिवाइड है, पॉलीमरेज 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, अब ये डीएनए पॉलीमरेज 1 है, ये इतना हाईली प्रोसेसिव नहीं है, ये रेप्लिकेटिव एंजाइम है, मतलब ये रेप्लिकेशन में पार्ट लेगा, बट इसका जो रोल है इज़ नॉट टू कंप्लीट होल पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए। ये बस कुछ शुरुआती के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने में, जैसे प्राइमर के बाद जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने में ये पार्ट लेगा, और जो गैप फिलिंग का प्रोसीजर है उसमें ये पार्ट लेगा। ठीक है, तो ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं करता। इट इज़ नॉन प्रोसेसिव, इट कैन ऐड अप टू 200 न्यूक्लियोटाइड्स ओनली। ये जो है ये सिंगल सब यूनिट से बना हुआ होता है। अब इसके पास 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी रहती है, 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी भी रहती है, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी रहती है। अब ये क्या है? 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी प्राइमर रिमूवल के लिए लगती है। ठीक है, ये क्या करता है? इस एक्टिविटी से प्राइमर के जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो रिमूव करके वहाँ पे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर देता है। अब 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ये प्रूफ रीडिंग वाली एक्टिविटी है। जैसे मैंने पहले बताया कि अब ये इसमें क्या करेगा, एंजाइम अगर आगे गया, पॉलीमरेज आगे गया और उसको पता चला कि पीछे के न्यूक्लियोटाइड्स तो मैंने रॉन्ग ऐड कर दिए, तो ये फिर से पीछे आकर वो न्यूक्लियोटाइड्स को बदल देगा, करेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा और फिर से आगे जाएगा। ठीक है, ये है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। अब इसमें कुछ हम फ्रैगमेंट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ क्लीनो फ्रैगमेंट। अगर हम ये डीएनए पॉलीमरेज 1 से जो प्राइमर रिमूवल वाली एक्टिविटी है, 5' to 3' प्राइमर रिमूवल वाली एक्टिविटी निकाल दें, तो हम इसको बोलेंगे क्लीनो फ्रैगमेंट। ये एक्टिविटी निकालने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस और 5' to 3' पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये कोई नेचुरल प्रोसेस से नहीं बनाए गए, ये है बायोटेक्नोलॉजी से बनाए गए थे फ्रैगमेंट्स। ठीक है, लैबोरेटरी में बनाए गए थे, मतलब ये मॉडिफिकेशन किया गया है। ठीक है, एक्सोक्लिनो फ्रैगमेंट में दोनों एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी रिमूव कर देंगे, बचेगी क्या? 5' to 3' पॉलीमरेज। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एक्सोक्लिनो फ्रैगमेंट। क्लियर है? अब इसके बाद हम मूव करेंगे डीएनए पॉलीमरेज 2 की तरफ। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज 2 है, अब ये इन्वॉल्व होता है बेस एक्सटेंशन रिपेयर मैकेनिज्म में। ये नॉन रेप्लिकेटिव है, इसका कोई रेप्लिकेशन में रोल नहीं रहता है। ठीक है, इसके पास क्या क्या एक्टिविटीज़ है? 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एंड 5' to 3' पॉलीमरेज। इसके पास जो प्राइमर रिमूवल वाली एक्टिविटी है वो नहीं है। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 3। अब ये क्या है? ये मेजर रेप्लिकेटिव एंजाइम है। ठीक है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, इसमें कम से कम 10 सब यूनिट तो रहते ही है। ठीक है, अब इसकी प्रोसेसिविटी जो है वो बहुत हाईएस्ट है। इट कैन ऐड अप टू 5 लाख न्यूक्लियोटाइड वंस, मतलब ये एक बार जब भी टेम्पलेट और डॉटर टेम्पलेट का यूनियन बनेगा, टेम्पलेट और प्राइमर का जंक्शन बनेगा, उसके बाद जैसे ही ये हाईली प्रोसेसिव है, तो जैसे ही आगे की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो ये तभी रुकेगा जब ये 5 लाख न्यूक्लियोटाइड तक ऐड कर दे। और ये सब किसकी वजह से होता है? क्योंकि इसके साथ आता है क्लैंप लोडर। ठीक है, वो क्या करता है? एंजाइम को होल्ड करके रखता है जब तक पूरा प्रोसेस खत्म ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद इसके पास भी 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी है, 3' to 5' और 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। इसको हम बोलेंगे रेप्लिकेटिव एंजाइम, क्योंकि इसका रेप्लिकेशन में हिस्सा है। ठीक है,
इसके बाद आएगा DNA पॉलीमरेज 4 और 5, ठीक है। 4 और 5 ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि नॉन रेप्लिकेटिव है, ठीक है। इसके पास बस एक ही एक्टिविटी है 5:3 पॉलीमरेज एक्टिविटी। ये जो है वो टेम्पलेट डिपेंडेंट है, बट इट कैनॉट रीड टेम्पलेट, मतलब इसको मतलब ही नहीं रहता टेम्पलेट से। ये जनरली SOS रिपेयर में इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। जब एक्सट्रीम DNA डैमेज हो जाता है, जब कोई न्यूक्लियोटाइड, कौन से न्यूक्लियोटाइड ऐड करना है, क्या ऐड करना है, DNA को कुछ भी समझ में नहीं आता है, तब ये वर्क करता है, ठीक है, 4 और 5। और ये टेम्पलेट डिपेंडेंट है, बट इट कैनॉट रीड द टेम्पलेट, मतलब टेम्पलेट में अगर इधर लिखा होगा 80, ठीक है, तो ये कुछ भी ऐड कर देगा इधर GC, मतलब इसका कुछ रोल ही नहीं रहेगा इसमें कि A के बाद T ऐड करना है, T के बाद A ऐड करना है, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। ये कुछ भी ऐड कर देगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।